तो जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग उत्तल दर्पण में r इज इक्वल टू 2 को कैसे प्रूव किया जाता है उसे सीखने वाले हैं। ठीक, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है, अवतल दर्पण से थोड़ा हार्ड होता है। ठीक, तो देखिए, प्रूव करने से पहले आपको चित्र बनाना होगा। चित्र किस प्रकार से बनाना है, इधर देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं चित्र किस प्रकार से बनाना है। पहले एक उत्तल दर्पण बना लेना है, इस प्रकार से एक उत्तल दर्पण बना लेना है। ठीक, बनाने के बाद इसको अंदर से पेंट कर देना है। उत्तल दर्पण को अंदर से पेंट कर दीजिएगा। अंदर से पेंट करने के बाद एक मुख्य अक्ष देना है इसके बीच से। ठीक, एक इसके बीच से एक मुख्य अक्ष देना है। यहाँ पे जो ध्रुव होगा, इसको बिंदु P हो जाएगा ध्रुव। इसके बीच में एक फोकस दूरी हो जाएगा F, और इसके सबसे लास्ट में जो इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा C हो जाएगा। ठीक, F, C और P इस प्रकार से दे दीजिएगा। उसके बाद देने के बाद इसमें मुख्य अक्ष के समांतर एगो रेखा लाइएगा, किरण। अब आगे जाके इसको ऐसे छोटा छोटा भाग में तोड़ दीजिएगा। ठीक, आगे जाके इसको आभासी कर दीजिएगा। मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण परिवर्तन के बाद फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होगा, तो इधर फोकस से वो गुजार दीजिएगा। इस पर इधर प्रतीत होगा, इधर रियल में फोकस से गुजर जाएगा। ठीक, तो यही रेखा है, फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक, यही फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक, फिर से आपको इधर बना के दिखाते हैं किस प्रकार से बनाना है। आपको थोड़ा सादा यहाँ पे है, चलिए आपको बना के दिखाते हैं किस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक, देखिए, पहले आपको एक उत्तल दर्पण बना लेना होगा। जैसे हम यहाँ पे उत्तल दर्पण बना लेते हैं। ये अवतल हो रहा है, उत्तल बनाना है ना। देखिए, पहले उत्तल दर्पण बना लेंगे। ये उत्तल दर्पण बन गया। अब इसको एक मुख्य अक्ष देना है। ठीक, इसको एक बीच में मुख्य अक्ष दे देंगे। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। ठीक, मुख्य अक्ष देने के बाद ये हो जाएगा इसका बिंदु P, ध्रुव जिसको कहते हैं। ठीक, ये हो गया ध्रुव। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा फोकस, यहाँ पे हो जाएगा वक्रता केंद्र। ठीक, इस प्रकार से देने के बाद इसमें मुख्य अक्ष का समांतर वो प्रकाश की किरण लाना है। ये मुख्य अक्ष का समांतर प्रकाश की किरण आया है। इसके बाद इधर छोटा छोटा डॉट में दिखा देना है कि इधर आया है। ठीक, अब उसके बाद इसको फोकस, उससे पहले अथी जो मिरर बनाए हैं इसको पेंट करना ज़रूरी है, तो अंदर से इसको पेंट कर देंगे। पहले बनाते के साथ ही इसको पेंट करना था। ठीक, अंदर से पहले इसको पेंट कर देंगे। हाँ, अब ठीक है। अब मुख्य अक्ष का समांतर प्रकाश का किरण आया है, परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा। इस प्रकार से फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होगा। ठीक, एक्चुअल में फोकस से नहीं गुजरता है लेकिन प्रतीत होता है, यानी कि इसको कट के निशान लगा देंगे। फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होगा। ठीक, परिवर्तन के बाद कहाँ से, फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब अगला इसका नामांकन कर देंगे। फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत हो रहा है। मान लिया जाए कि AB आ रहा है, AB जो किरण है आ रहा है, फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत हो रहा है। फोकस से गुजर के ये FM बना रहा है। ठीक, फोकस से गुजर के FM बना रहा है। उसके बाद एक अभिलंब देना होगा आपको C से, यहाँ पे फोकस से C पर से यहाँ पे अभिलंब देना होगा यहाँ पर। हाँ, इस प्रकार से एक अभिलंब देना होगा, यही प्रूव होगा r इज इक्वल टू 2f। अभिलंब देंगे तो इधर इसको अथी होना चाहिए, आभासी होना चाहिए। आभासी बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा कट के निशान लगा देंगे, यानी कि आभासी रेखा बनाएंगे। ठीक, आभासी रेखा कैसे बनाना है, देखिए, इस प्रकार से टूटा हुआ रेखा होना चाहिए, इसी को आभासी रेखा कहा जाता है। ठीक, इस प्रकार से कट का निशान लगा रहना चाहिए, आभासी रेखा हो गया। ठीक, अब ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। उसके बाद क्या होता है आपको हम समझाते हैं कि क्या क्या होता है। देखिए, प्रकाश के परावर्तन का नियम से ये रेखा किरण यहाँ से आ रहा है, परिवर्तित होकर इधर चला जा रहा है। जब इधर से आ रहा है और इधर चला जा रहा है तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम से। क्योंकि मान लीजिए मिरर है, यहाँ से आता है प्रकाश की किरण, यहाँ चला जाता है, बीच में ये अभिलंब का कार्य कर रहा है। MC क्या है, अभिलंब है। ठीक, MC अभिलंब है, तो ये अभिलंब का बीच में कार्य कर रहा है, तो MC अभिलंब है। आई फोकस ऊपर गया, इसका कुछ और नाम रख देते हैं, इसको नाम रख देते हैं N। ठीक, इसको N नाम रख देते हैं। ये फालतू का चीज़ आ गया। अब देखिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, ये आ गया है। इस प्रकार से चित्र बनाना है आपको। ठीक, तो चलिए हम आप चित्र में लेके चलते हैं। इस प्रकार से ही बनाया है। देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर चित्र बना दिया गया है, जैसे आपको बताएं वैसे ही यहाँ पर चित्र बनाया गया है। इस प्रकार से चित्र बनाने के बाद इसके बारे में लिख देंगे। इसका देखिए, ये MN हो गया, इसका ये फोकस से गुजरा है जो N हो गया MN। ठीक, ये जो अभिलंब है ये हो गया MC अभिलंब हो गया। ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आया है, परावर्तन के बाद ये फोकस से गुजर गया है। ठीक, इस प्रकार से बना देने के बाद
इसका नामांकन कर देंगे। इसको नाम रख देंगे कोण 4, इसका नाम रख देंगे कोण 3, इसका नाम रख देंगे कोण 2, इसका नाम रख देंगे कोण 1। ठीक, उसके बाद लिखने के बाद अब देखिए यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले तो देखिए परावर्तन के नियम से कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, क्योंकि मान लीजिए कोई सरफेस यहाँ पर प्रकाश किरण आता है चला जाता है, बीच में अभिलंब होता है तो दोनों कोण बराबर होता है। ठीक, इसलिए ये कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा, क्योंकि ये अभिलंब है, MC अभिलंब है और प्रकाश के परावर्तन के नियम से यहाँ से आ रहा है यहाँ से चला जा रहा है, इसलिए कोण 3 और कोण 4 आपस में बराबर हो जाएगा। जब कोण 3 और कोण 4 आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखिए जो NF है, NF के देखिए और फिर MC को देखिए, NF और MC को देखिए, ये दोनों क्या आपस में प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। आपको पता होगा प्रतिच्छेदी रेखाएं आपस में जो सम्मुख कोण होता है बराबर होता है। ये वाला कोण बराबर होगा और ये वाला कोण बराबर होता है। मान लीजिए अगर 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री ही होगा। ठीक, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं में सम्मुख कोण बराबर होता है, वही लिखे हैं यहाँ, प्रतिच्छेदी रेखा में सम्मुख कोण बराबर होता है। और यहाँ पे जो ये है MC को देखिए और फिर NF को देखिए, MC और NF, N आपको नहीं दिखाई दे रहा हो, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। हाँ, MC और NF को देखिए, NF हो गया, MC हो गया, क्या है आपस में प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इसलिए कोण 3 और कोण 2 बराबर हो जाएगा। अब पहले ही से परिवर्तन के नियम से कोण 3 और कोण 4 बराबर था, इसलिए कोण 4 और कोण 2 भी बराबर हो जाएगा। अब फिर उसके बाद देखिए कोण 4 बराबर कोण 2 हो गया ना, कोण 4 बराबर 2 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये हो गया मुख्य अक्ष का समांतर आ रहा है, यानी कि पैरेलल रेखा हो गया, मुख्य अक्ष का समांतर आ रहा है। और जो MC है, MC तिर्यक रेखा का कार्य कर रहा है, MC कर रहा है तिर्यक रेखा का कार्य, यानी कि कोण 4 और कोण 1 बराबर होगा संगत कोण के नियम से। आप लोग जानते हो इस प्रकार से दो पैरेलल रेखा है, यहाँ पे तिर्यक रेखा आता है तो ये कोण और ये कोण संगत कोण से बराबर होता है, वही है यहाँ से ये कोण और ये कोण संगत कोण से। इसका भी N और F वाला भी 3 और यहाँ पे जो F बना रहा है ये भी बराबर ही होगा, लेकिन इसको नहीं देखना है, NF को नहीं देखना है, हमको MC का देखना है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है तो 1 और कोण 4 बराबर हो जाएगा, पहले से कोण 4 और कोण 2 बराबर है और 1 और 4 भी बराबर हो जाएगा, यानी कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर हो जाएगा। जब कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर हो गया तो ये दोनों रेखा भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज में होता है। जब ये दोनों रेखा बराबर हो गया, ये रेखा आपस में पहले ही बराबर है, इस प्रकार से प्रूव करके इसको फिर प्रूव कर देंगे। ठीक, तो देखिए कैसे प्रूव करना है। चलिए पहले लिखेंगे कि माना XY कोई उत्तल दर्पण है जिसमें F मुख्य फोकस, P ध्रुव तथा C वक्रता केंद्र है। मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण AB परावर्तन के बाद फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत हो रहा है, MC अभिलंब है। ठीक, इस प्रकार से बना देंगे, लिख देंगे इसके बारे में। P क्या है, P है ध्रुव, XY और Y एक उत्तल दर्पण है जिसमें F मुख्य फोकस है, P ध्रुव है, C वक्रता केंद्र है। ठीक, इसी के बारे में लिखा गया है। चलिए अब लिखेंगे, देखिए चूँकि AB आपतित किरण है, BN से परावर्तित किरण है, AB आपतित किरण है, BN परावर्तित किरण है तथा BM अभिलंब है। ठीक, क्या बोला गया है यहाँ पे देखिए, कहा गया है AB आपतित किरण है, AB आपतित किरण है, फिर कहा गया है BN परावर्तित किरण है और BM अभिलंब है, इसलिए कोण 3 और कोण 4 के आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक, वही कहा गया है, BM अभिलंब है इसलिए कोण 3 और कोण 4 आपस में बराबर हो जाएगा परावर्तन के नियम से, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक, दूसरा क्या है, NF तथा CM आपस में प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, जिसके बारे में बताएं। NF और CM आपस में क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। यहाँ पे देखिए NF ही हो गया, ये हो गया NF, NF के बाद CM ये हो गया। NF और CM क्या आपस में प्रतिच्छेदी रेखाएं, इसलिए कोण 3 और कोण 2 आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, सम्मुख कोण के नियम से हो जाएगा। ठीक, तो ये कहा गया है NF और CM आपस में प्रतिच्छेदी कर रहे हैं, इसलिए कोण 3 बराबर कोण 2 हो जाएगा और यह सम्मुख कोण के नियम से कोण 3 और कोण 2 आपस में बराबर हो जाएगा। अब पहले ही से कोण 3 कोण 4 के बराबर था, यहाँ पे कोण 3 कोण 2 के बराबर हो गया, इसलिए समीकरण 1 से कोण 4 कोण 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक, कोण 4 कोण 2 के बराबर कैसे होगा, फिर से देखिए, क्योंकि देखिए समीकरण 1 में क्या कहा गया, कोण 3 है जो कोण 4 के बराबर है। हमारा अगला जो आया प्रूफ किए हम लोग सम्मुख कोण के नियम से, कोण 3 कोण 2 के बराबर हो गया, यानी कि कोण 3 कोण 4 के ही बराबर है, कोण 3 कोण 2 के ही बराबर है, यानी कि इनडायरेक्टली 4 और 2 आपस में बराबर है, वही कहें कोण 4 और 2 आपस में बराबर हो गया। ठीक, इसको समीकरण 2 मान लिए। उसके बाद देखिए चूँकि AB मुख्य अक्ष के समांतर है, IMC तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 4 हो जाएगा संगत कोण के नियम से। वही यहाँ पे देखिए
ए बी क्या है, मुख्य अक्ष का समांतर रेखा है और एम सी तिर्यक रेखा है, इसीलिए कोण 4 और कोण 1 आपस में बराबर हो जाएगा संगत कोण के नियम से। ठीक, जब भी दो पैरेलल रेखा में तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो संगत कोण बराबर होता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो ये संगत कोण के नियम से ये बराबर हो जाएगा, यानी कि संगत कोण के नियम से कोण 4 और कोण 1 आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, कोण 2 बराबर कोण 1। समीकरण 2 में हम लोग क्या देखे थे, समीकरण 2 में कोण 4 कोण 2 के बराबर था समीकरण 2 में। ठीक, कोण 4 कोण 2 के बराबर हो गया था समीकरण 2 में, और फिर यहाँ देखिए कोण 4 कोण 1 के बराबर हो गया, यानी कि इनडायरेक्टली कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर हो जाएगा, कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर हो जाएगा ये समीकरण 2 से। ठीक, उसके बाद कोण 1 और कोण 2 बराबर हो गया, देखिए यहाँ पे कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर हो गया, इसलिए ये वाला भुजा भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि ऐसा सिर्फ समद्विबाहु त्रिभुज में होता है। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज में ही दो कोण इक्वल होता है, तो इसलिए दो भुजाएं इक्वल होता है आपस में। ठीक, अब लिखेंगे इसीलिए बी एफ सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात एफ बी इज इक्वल टू एफ सी हो जाएगा। यह समीकरण 3 इसको मान लेंगे, एफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ सी, समद्विबाहु त्रिभुज है इसीलिए एफ बी और एफ सी आपस में बराबर हो जाएगा। ये हो गया एफ बी, ये हो गया एफ सी आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक, यही लिखा गया है। अब आगे देखिए, आगे क्या है, आगे दर्पण का चौड़ाई बहुत छोटा होता है। जो दर्पण होता है, दर्पण आप लोग देख रहे हैं, इसका चौड़ाई बहुत छोटा होता है। ठीक, इसका दर्पण का चौड़ाई मात्र इतनी सुन होता है, या बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक, इसलिए एफ बी के लगभग बराबर होता है। एफ बी और एफ पी किधर, यहाँ देखिए एफ बी, ये हो गया एफ बी, ये हो गया एफ पी, ये लगभग बराबर ही होता है, दोनों की दूरी लगभग बराबर होता है, क्योंकि दर्पण का चौड़ाई बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है, इसलिए एफ बी और एफ बी लगभग बराबर होता है। अगर इसको यहाँ पर सुता देंगे तो लगभग बराबर ही आएगा। देखिए यहाँ पे एफ पी है या एफ बी है, एफ बी को यहाँ से उतार के यहाँ पे कर देंगे तो लगभग दोनों ही बराबर ही आएगा। ठीक, क्योंकि दर्पण का चौड़ाई, जो चौड़ाई है दर्पण का बहुत कम होता है, इसलिए एफ बी और एफ पी आपस में बराबर होगा। एफ बी और एफ पी आपस में लगभग बराबर ही हो जाएगा। अब पहले ही हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि एफ सी और एफ बी आपस में बराबर है, क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर था, समद्विबाहु त्रिभुज था, यानी कि ये तीनों आपस में बराबर हो जाता है। ठीक, और तीनों किसके बराबर होता है, फोकस दूरी के बराबर, क्योंकि ये और ये आपस में फोकस दूरी के बराबर है, इसलिए तीनों फोकस दूरी के बराबर हो जाता है। ठीक, वही प्रूव किया यहाँ पे। दर्पण का चौड़ाई बहुत छोटा होता है, इसलिए एफ पी बराबर एफ बी हो जाएगा लगभग। इसको समीकरण 4 मार लेंगे। समीकरण 3 एवं 4 से क्या हो जाएगा, समीकरण 3 में हम लोग क्या बोले हैं कि एफ बी एफ सी के बराबर है, समीकरण 4 में बोले हैं कि एफ बी एफ पी के बराबर है, एफ बी एफ पी के बराबर है, समीकरण 3 में बोले हैं एफ बी एफ सी के बराबर, यानी कि एफ पी और पी सी आपस में बराबर हो जाएगा, एफ पी और पी सी एफ सी। ठीक, एफ पी और एफ सी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसलिए ये सभी एफ पी एफ सी और एफ बी आपस में तीनों इक्वल हो जाएगा, किसके बराबर, फोकस दूरी के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे पी सी इज इक्वल टू एफ पी प्लस एफ सी। पी सी इज इक्वल टू एफ पी प्लस एफ सी कैसे होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटली पी सी है, पी सी को हम लोग लिख सकते हैं पी सी बराबर पहले हो जाएगा एफ पी, यहाँ तक की दूरी एफ पी हो गया, ये हो गया एफ, यहाँ होगा पी, एफ पी हो जाएगा एफ पी प्लस यहाँ से हो जाएगा एफ और सी, इसको जोड़ देंगे तो पी सी टोटल मिल जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं एफ पी प्लस एफ पी, और दोनों क्या है एफ पी और एफ सी, एफ पी और एफ सी, देखिए यहाँ एफ सी हो जाएगा। ठीक, एफ पी और एफ सी दोनों क्या है, स्मॉल फोकस दूरी के बराबर है, यानी कि पी सी क्या है, टोटल आर बक्स त्रिज्या के बराबर है या फोकस दूरी के बराबर है, तो यानी कि एक एफ और एक एफ इधर, ये हो जाएगा 2f और टोटल पी सी हो जाएगा आर। उसी को प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे, उसी को लिखा गया है, देखिए हो जाएगा एफ सी बराबर एफ बी प्लस एफ बी इज इक्वल टू स्मॉल एफ हो जाएगा। ठीक, पी सी बराबर हो जाएगा एफ पी प्लस एफ सी, और इसलिए आर बराबर हो जाएगा स्मॉल एफ प्लस एफ, आर बराबर 2f। इस प्रकार से प्रूव कर दीजिएगा। आपको टोटल कितना नंबर मिलेगा जानते हैं, इससे आपको टोटल 5/5 मिलेगा। ठीक, टोटल 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक, जितना ही बायोलॉजी का सचित्र वर्णन करने वाला प्रश्न और जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न सभी का आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, और कमेंट का जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो, जरूर कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। अगर जहाँ पर नहीं समझ में आया होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर से उसको समझाने
बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को कम से कम अपने एक मित्र के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक, कम से कम अपने एक मित्र के पास, क्योंकि हम आपको शुरू में आपका टाइम ख़राब नहीं किए हैं शेयर करने के लिए, सबसे लास्ट में बोलते हैं शेयर करने के लिए, इसलिए कम से कम एक मित्र के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।